तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की दोनों क्लासेस हैं, 2 नहीं या 3 क्लासेस हैं। तो फर्स्ट क्लास जो है वो इकोनॉमिक्स की है, सेकंड क्लास भी इकोनॉमिक्स की है, एंड थर्ड क्लास जो होगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रोबेबिलिटी पे होगी, जो कि होगी आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। तो ये जो है ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 है। ठीक है। आ, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 के अंदर। मैंने डिस्कस आपके साथ में क्या किया था, डिमांड एनालिसिस हमने डिस्कस किया था। तो लेक्चर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। जिसे हम अदर वे राउंड अगर मैं कहूँ तो उसे हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को भी, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया, डिमांड एंड ऑल। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है, तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है एक ऐसे स्टडी, द थ्योरी ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज that how an individual consumer or a group of consumer allocate their given limited means or resources to satisfy their unlimited wants। कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास में कुछ रिसोर्सेज है, मान लीजिए आपके पास में 100 रुपीज़ इस समय पे है, ठीक है, एंड आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, यू नीड समथिंग, ठीक है। आपके पास में, आपने कहा कि आपके पास में क्या क्या चॉइसेस है, तो आपने कहा कि मेरे को तो एक सामान चाहिए, ए एक चाहिए, बी एक चाहिए, सी एक चाहिए, डी, एंड आपने ऐसी बहुत सारी क्या बता दी, अपनी चॉइसेस बता दी। अब वो 100 रुपीज़ तो आपके पास में एक लिमिटेड रिसोर्स है। उस लिमिटेड रिसोर्स को अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप किस तरीके से वर्क करोगे, आप किस तरीके से बिहेव करोगे, आप किस तरीके से रैशनली बिहेव करोगे, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एलोकेट करने हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज इस तरीके से ताकि आपकी वांट्स क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। कौन सी वांट सेटिस्फाई हो सके, अनलिमिटेड वांट्स क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। यहाँ पे बात आती है कंज्यूमर इज़ रैशनल। कंज्यूमर इज़ रैशनल, रैशनल का मतलब यही होता है, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी रैशनल विच व्हेन ही एलोकेट। कंज्यूमर रैशनल तब होता है जब वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करे कि उसकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करना है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमें क्या करना है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे उसके थ्रू हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम यही कोशिश करेंगे। तो थ्योरी जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उससे हम क्या चीज़ डेवलप कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे कि एक पर्सन की इनकम, एक पर्सन के प्राइसेस से होने वाला इफेक्ट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या होता है। ठीक है। एंड बाय द डिमांड फॉर सम प्रोडक्ट इज मोर सेंसिटिव देन अदर्स टू चेंज इन द प्राइस एंड इनकम। हमने देखो जब इलास्टिसिटी, यहाँ पे किसकी बात हुई थी लास्ट क्लास में, इलास्टिसिटी की बात हुई थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हुई थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है, और यही तो कहती है कि प्राइस के चेंज होने पर, वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, 3 डिस्कस की थी। फर्स्ट थी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन आपके पास में थी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन आपके पास में थी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज आता है, इनकम के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज आता है। देन आपका सब्सिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट वाला केस भी था वहाँ पे, कि अगर प्राइस वाई का चेंज होता है तो डिमांड एक्स के में कितना चेंज आएगा, या प्राइस अगर एक्स का चेंज होता है तो डिमांड वाई के में कितना चेंज आएगा। तो वो क्या था, वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी। तो हम ये चीज़ें ऑलरेडी डेवलप कर चुके थे लास्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है। तो हम वहाँ पे यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, क्यों किसी चीज़ की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड कुछ चीज़ों की डिमांड जो होती है वो कम चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जैसे अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो हमने ये कहा कि जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो क्या हो जाएगी, हाई इलास्टिक हो जाएगी, मतलब हाई सेंसिटिव हो जाएगी। ठीक है।
अगर सब्स्टिट्यूट्स नॉट अवेलेबल हैं, अगर सब्स्टिट्यूट्स नॉट अवेलेबल हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या रहेगी, लो इलास्टिक रहेगी। या मैं कहूँ लो इलास्टिक ना वर्ड यूज़ करके कहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो कैसी रहेगी उस चीज़ की डिमांड, इन इलास्टिक। ठीक है, सिमिलरली नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स इनकी डिमांड क्या रहती है, इनकी डिमांड इन इलास्टिक रहती है। ठीक है, प्राइस के चेंज होने से इनकी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करते हैं, देखो लास्ट क्लास का पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। तो हमने वहाँ पे बात करी थी डिमांड फंक्शन की। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है, डी एक्स। डी एक्स किसका फंक्शन हो सकता है, पी एक्स का, इनकम का, पी वाई का, पी जेड का। ठीक है, पी वाई और पी जेड को मैं अगर ले दूँ तो इनको हम लिख सकते हैं क्या, रिलेटेड गुड्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रिलेटेड गुड्स लिख सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, इट माई बी सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, और साथ साथ में क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। यही चीज़ हमने डिस्कस की थी। फिर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाता है, और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे डिस्कस हमने इन चीज़ों को किया था। ठीक है, चलिए, तो अब जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन एडवांस टू एक्सप्लेन कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड ड्रिवन अ वैलिड थ्योरम। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे, देखो ये इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आपको ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है। आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, आपके सिलेबस में है सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सैमुएल्सन रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, हिग्स लॉजिकल वीक ऑर्डरिंग एंड एक्सियोमेटिक अप्रोच आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। किसका सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो कॉमर्स से स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जो अपना नेट जेआरएफ कॉमर्स के थ्रू देना जा रहे हैं, तो उनके सिलेबस में सिर्फ क्या है, दो ही थ्योरी है। एक है आपकी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक है आपकी इनडिफरेंस यूटिलिटी एनालिसिस। बाकी जो ये सारी की सारी थ्योरी है, ये किसके लिए बनती है, ये बनती है आपकी इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कॉमर्स वालों को सिर्फ कितनी करनी है, बस यही थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा साइमल्टेनियसली दोनों लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद में जो लेक्चर 3 होगा, ऑलरेडी आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे लेक्चर रेडी है आपका। ठीक है, वो डिस्कस होगा आपका बाद में, वो लेक्चर 3 होगा, उसकी रिकॉर्डिंग अलग से आ जाएगी। तो अब कार्डिनल का मतलब क्या होता है, कार्डिनल का मतलब होता है बेसिकली नंबर्स, नंबर्स। ठीक है, तो किसने प्रोपाउंड किया था, पहले तो वो सुन लीजिए, मैं मतलब समझाऊंगा। ठीक है, प्रोपाउंडेड बाय द इकोनॉमिस्ट लेड प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। ध्यान रखिएगा, कार्डिनल एनालिसिस किसने दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। इसीलिए हम इसको मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्शलियन अप्रोच। ठीक है, वो क्या कहता था, ये अप्रोच ये कहती थी कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन जो मिलती है किसी भी गुड्स की कंजम्पशन करने के बाद में, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। भैया हमें क्या पता, होगी मास्टर साहब के पास में कोई मशीन जिसको जैसे ही आपने खाना खाया वो आपके मुंह पर लगाएंगे और उनको पता लग जाएगा कि आपको कितने यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिली थी। हमें तो नहीं पता कि ऐसी कोई मशीन लाइफ में एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती, क्योंकि एक बात को ध्यान रखना, यूटिलिटी जो होती है बेसिकली वो एक इंटरनल फिनोमिना होता है। आप उसको कभी भी, आप सिर्फ सेटिस्फेक्शन को आप यूटिलिटीज में मेज़र नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर सकते हो, आप अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हो, आप कभी भी यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते। बट क्या पता एल्फ्रेड मार्शल साहब के पास में होगी कोई मशीन उनके पास में मेज़र करने के लिए, उन्होंने कर ली। ठीक है, तो वो क्या कहते थे, वो यही कहते थे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जो होती है कंजम्पशन करने के बाद में उसको मेज़र किया जा सकता है। उसको कैसे मेज़र किया जा सकता है, कैसे मेज़र किया जा सकता है, उसे उसने क्या वर्ड दिया, यूटिलिटी वर्ड दिया। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है, अगर मैं डिफाइन करूं तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की आपकी वांट्स को, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली जो पावर होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। और उसे कैसे मेज़र किया जा सकता है, उसे मेज़र किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ कार्डिनल नंबर्स, जैसे 1,
यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3, यूटिलिटी 4, यूटिलिटी, ऐसे आप उसको क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो यूटिलिटी का डेफिनेशन ध्यान रखना, यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की आपकी वांट को सेटिस्फाई करने वाली जो पार होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, Marshall argues that the amount of money which a person is prepared to pay for a good is measure of utility derived from the good. That is, utility is measurable in terms of money. उन्होंने ये कहा कि यूटिलिटी को हम किस में मेज़र कर सकते हैं, हम किस में मेज़र कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो आप पैसा खर्च करते हो, जो आप पैसा खर्च करते हो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, और उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी को हम किसके टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। और यही कार्डलेस ने इसको किसका नाम दिया, इसको किसका नाम दिया, यूटिल्स का। यूटिल्स को मेज़र करने वाली यूनिट जो है उसको हम क्या कहते हैं, यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे डिस्कस करें इस चीज़ को। एजम्पशंस को ध्यान रखना, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर। यूटिलिटी को आप कैसे मेजर कर सकते हो, नंबर से मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल, मोहित डिराइव्स 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 एप्पल एंड 30 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 बनाना। तो आपने एग्जाम्पल दे दिया कि यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको मिलने वाली यूटिलिटी किसी दूसरे पर्सन को मिलने वाली यूटिलिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। द यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम अ गुड इज़ अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ओनली दैट गुड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी, एप्पल से मिलने वाली जो यूटिलिटी है इज़ इंडिपेंडेंट, या मैं कहूँ ऐसे, एक बार यहाँ पे लिख दूँ एग्जाम्पल, utility derived from consumption of apple is independent of utility derived from banana। ये इसका मतलब है। क्या मतलब है कि जो यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलती है किसी भी गुड से, वो फंक्शन होती है, इज़ अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ओनली दैट गुड। वो सिर्फ उसी गुड का फंक्शन होती है, दूसरे गुड से होने पर दूसरे गुड को आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उसका उस गुड के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता। यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम अ गुड डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एनी अदर गुड। यही चीज़ तो हमने कही कि यूटिलिटी जो आपको एक गुड से मिल रही है वो दूसरे गुड से मिलने वाली, या दूसरे गुड की क्वांटिटी आपने कितनी कंज्यूम करी है उससे वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी। यूटिलिटी कैन बी एडिड। यूटिलिटीज़ को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और जब सारी यूटिलिटी आप ऐड कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगी, आपको क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी आपको, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड एजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट क्यों है, एजम्पशन है ये आपकी। ठीक है, इफ वी कंसिडर मनी ऑल्सो टू बी अ कमोडिटी इट गिव्स सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और इट प्रोवाइड सम यूटिलिटी। पहली चीज़ उसने क्या कहा कि अगर हम एक मनी को भी क्या मान के चले, एक कमोडिटी मान के चले, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन देती होगी, ओब्वियसली बात है। ठीक है, ओब्वियसली बात है बेटा, देखो पैसे से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती ही है कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। बट मार्शल ने क्या कहा, उसने कहा कि हम एज्यूम करते हैं कि जो मनी से मिलने वाली यूटिलिटी जो हमारे पास में है ना, उसको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, और ये फर्स्ट जो एजम्पशन ये जो मानी गई थी, ये किसने मानी थी, ये वाली एजम्पशन की माइनॉरिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, उसका नाम था डैनियल बर्नौली। डैनियल बर्नौली, आपने बर्नौली थ्योरम भी पढ़ी होगी, तो उसमें डिस्कशन आता है डैनियल बर्नौली का, उन्होंने एजम्पशन ये मानी गई थी जी। ठीक है, उसके बाद में बात होती है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड।
इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब ये है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप एक जने के ऊपर ऑब्जर्व करके देख सकते हो इस मेथड को, ठीक है। ये आपको रियल लाइफ में आपको दिखती है चीज़ें, रियल लाइफ में आपको दिखती है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, आप इसको अपने ऊपर ट्राई करके देख सकते हो, ये मेथड काम करता है, ठीक है। बट रियल लाइफ एग्जिस्ट बट गिवन द एजम्पशंस, अगर आप एजम्पशंस को फॉलो करते हो तो, ठीक है, ठीक है। फिर एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, ठीक है। एंड यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है डिफरेंट गुड्स से, उसको क्या कर सकते हैं हम, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे जो एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है एंड टोटल यूटिलिटी क्या होती है। तो बेटा मार्जिनल का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक। अच्छा एक बात समझिएगा, देखिए पहले, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कुछ क्वांटिटी थी बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चपातीस है, मान लीजिए आप चपातीस है, ठीक है। तो अभी आप स्कूल से घर आते हो, योर होम, ठीक है, एंड यू आर वेरी मच हंग्री, आप बहुत हंग्री हो जी, ठीक है, यू आर वेरी मच हंग्री, आपको खाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए क्वांटिटी जो है वो क्या है, चपाती से, ठीक है, ठीक है। तो जब आप आए तो जो आपको फर्स्ट चपाती मिलेगी, ठीक है, जब आप फर्स्ट चपाती कंजम्पशन करोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा होगी, ठीक है। फर्स्ट चपाती से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ओबियसली बात है बेटा ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकंड से मिलने वाली थोड़ी सी कम हो जाएगी, जब थर्ड चपाती खाओगे तो आपकी यूटिलिटी और कम हो जाएगी, फोर्थ कंजम्पशन करने पर यूटिलिटी और कम हो सकती है, एंड हो सकता है फिफ्थ की आप कंजम्पशन ही ना करो, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो इस ये क्यों है, ये इसलिए है कि अब ये बात हुई कि आपने कहा कि फर्स्ट से जो कंजम्पशन करने पे मिली थी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा थी, सेकंड पे कंजम्पशन करने पे सेटिस्फेक्शन कम हुई, थर्ड पे कंजम्पशन करने पे और कम हो गई, फोर्थ पे और कम, एंड फिफ्थ पे ना के बराबर। तो इसको हम कहते हैं बेटा एडिशनल कंजम्पशन, इसे हम क्या कहते हैं, एडिशनल कंजम्पशन, ठीक है। तो एडिशनल कंजम्पशन क्या हो रही है आपकी, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मार्जिनलिटी का मतलब क्या होता है, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ अ स्टॉक ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। कि अगर आप किसी गुड्स की क्वांटिटी को एक यूनिट से इंक्रीज करते हो तो उससे आपकी यूटिलिटी में कितना चेंज आता है या आपको एडिशनल बेनिफिट कितना मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। या मैं अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, या अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूं, तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट, जब आपने एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया होगा तो उससे आपको यूटिलिटी जो मिली होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट से मान लीजिए आपको 10 मिली, देन आपको 8 मिली, देन आपको 6 मिली, देन 4, देन 2 एंड देन 0, एंड हो सकता है आप सेवन्थ कंज्यूम करो तो आप नेगेटिव में चले जाओ, यू मे वॉमिट, ठीक है, इट मे बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। बट आप वहाँ तक जाओगे ही क्यों, ठीक है, जब आपको पता है कि अब आपके स्टमक की कैपेसिटी नहीं है, देन आप वहीं पे स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। मैं दिखाऊंगा अभी कहाँ पे स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। और टोटलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपने सारी की सारी चपाती को कंज्यूम कर लिया होगा तो सारी सेटिस्फेक्शन कुछ प्लस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, टोटलिटी मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट को मैंने जब कंज्यूम किया तो मेरे को कितना मिला, 10, तो 10 ही मिलेगा। दो को कंज्यूम किया तो मेरे को फर्स्ट से तो मिला था 10 एंड सेकंड से मिला था 8, टोटल कितना मिल गया, 18, ठीक है। 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद में कितना मिला, 24, 4 को करने के बाद कितना मिला, 28, 5 को करने के बाद में कितना मिला, 30, 6 को करने के बाद में कितना मिला, 30 ही रहा, एंड 7 को करने के बाद में कितना हो गया, 28। तो इसका मतलब ये होता है, टोटलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपने सारी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया
तो जो उसको उसको उनको कंज्यूम करने के बाद में सेटिस्फेक्शन जो आपको मिली, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। आप देखो कैसे लिख सकते हो। देखो बेटा एम यू कैसे निकालते हैं, देखो एम यू कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, अगर मेरे को एम यू फोर निकालना है तो मैं क्या करूँगा बेटा, अगर मेरे को एम यू फोर निकाल तो मैं क्या करूँगा, टी यू फोर में से क्या मैं इसकी पिछली वाली यूनिट को माइनस कर दूँ, क्या मैं टी यू फोर में से इसकी पिछली वाली यूनिट माइनस करूँ तो क्या मेरे को एम यू फोर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे को एम यू एन निकालना है तो मैं उस यूनिट के टोटल यूटिलिटी में से उसकी प्रीवियस यूटिलिटी को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। तो एक फॉर्मूला तो ये बन सकता है आपका। जैसे अगर मेरे को सिक्स की बात करें तो मैं सिक्स के लिए क्या करूँगा, टी यू सिक्स में से टी यू फाइव को माइनस कर दूंगा, 330 माइनस 30 कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सेकेंड फार्मूला अगर मैं आपको कहूँ तो क्या आप ये कह सकते हो कि इस टी यू अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो आप, सारे एम यू को समेशन करके निकाल सकते हो ना, सारे एम्यूशन को समेशन करके निकाल सकते हो ना। आई की वैल्यू कहाँ से जा रही है, वन से लेके कहाँ तक जा रही है, आपकी एन तक जा रही है, ऐसे निकाल सकते हो ना इस चीज़ को। ठीक है। और एक फॉर्मूला सारों को एम यू को जोड़ दीजिए तो आपको ये निकल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको टी यू सेवन निकाल तब क्या करोगे, एम यू वन प्लस एम यू टू, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम यू वन प्लस एम यू टू प्लस एम यू थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एम यू एन तक लेके जा सकते हो ना इसको। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आपका ये बन गया। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन सकता है। अब लॉज क्या क्या डेवलप किए, तो फर्स्ट लॉ आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, एंड देन आता है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। ठीक है। चलिए देखिए। ठीक है, अब बात सुनिएगा। ठीक है। अब बेटा पेपर की चीज़ें आ रही है, पेपर पे ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा। देखो पेपर की चीज़ें हैं यहाँ से। अब लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, देखो पहली चीज़ तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गॉसेंस का फर्स्ट लॉ। एग्जाम में आस्क मैनी ऑफ द टाइम क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द गॉसेंस फर्स्ट लॉ एंड व्हाट इज़ द गॉसेंस सेकंड लॉ। ठीक है। तो गॉसेन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, गॉसेन का फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है। क्या मतलब है इस चीज़ का, द एडिशनल बेनिफिट। देखो अब डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हो, तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, लॉ ऑफ डीएमयू यही कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ की कंजम्पशन को इंक्रीज करते रहते हो, जैसे जैसे आप किसी चीज़ की कंजम्पशन को क्या करते रहोगे, इंक्रीज करते रहोगे, हर एक से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी आपके पास में होगी वो क्या करेगी, फॉल करेगी जी। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ अ स्टॉक ऑफ अ थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। ठीक है। तो जैसे जैसे आप किसी चीज़ कंजम्पशन को इंक्रीज करोगे, उस चीज़ से मिलने वाली आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, marginal utility of goods diminishes as an individual consume more units of that goods। marginality क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है। अब एक बात को ध्यान रखना, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है लेकिन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन नहीं करती जी। ठीक है। अभी मैं डायग्राम में भी समझाऊंगा इस चीज़ को। ठीक है। Based on the two facts, the total want of the individual are unlimited, but single want is satiable. This means that there is saturation level of each want। ध्यान रखिएगा saturation होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। देखिए आप कहीं ना कहीं तो एक ऐसा लेवल आएगा ना जहाँ पे आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि द टोटल वांट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर अनलिमिटेड बट सिंगल वांट इज सैचिएबल। ठीक है। आपकी जो टोटल वांट्स, आपकी ज़रूरतें जो हैं वो अनलिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन आपकी एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल वांट है उसका कोई ना कोई एक पॉइंट होगा सैचुरेशन का। सैचुरेशन का मतलब हो गया जहाँ पे अगर आप पहुँच जाओ तो उसके बाद में अपने आप को चेंज नहीं करोगे, वो आपके लिए बेस्ट पॉइंट है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एंड एक चीज़ ये, डिफरेंट गुड्स जो हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है जी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है आप एक दूसरे की जगह पे इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। ठीक है।
अब सुनिए, क्वांटिटी आपने लिखी, ठीक है, सच अ कप ऑफ टी है, ठीक है। फिर मैंने आपको पहले एम यू लिख लो, देखो 12, 10, 8, 6, 4, 1। अब जैसे मर्जी लिखो, उस चीज़ को डिमिनिशिंग करते हुए दिखाना। अब टी यू कैसे निकलता है, फर्स्ट का तो टी यू सेम ही रहेगा, 12 रहेगा। देन 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 और 8 कितने हो गए, 30 हो गए। 30 एंड 6 कितने हो, 36। 36 एंड 4 40। 40 एंड 1 41। 2 माइनस हो गया 39 एंड 5 ये हो गया। तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। अब जब इनको आप फिगर में ड्रॉ करोगे तो यहाँ फिगर देख लो, ठीक है। फर्स्ट आपने कंज्यूम करी तो 12 मिल रही थी, से ये 12 होगा, ठीक है। सेकंड आपने कंज्यूम करी 10 मिल रही थी, से ये 10 होगा, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड कंज्यूम करोगे तो ऐसे 8 हो जाएगा। तो जब इन सब पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर दोगे तो ये आपका एम यू बन जाएगा, एम यू ऑफ से गुड एक्स, ठीक है। एंड जब आपने यहाँ पे जब टी यू ड्रॉ करोगे, इन टी पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे तो आपको एक ऐसा कर्व मिलेगा जो कि आपका क्या है, टी यू है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अब एक बात ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट जो है ना बेटा, ये वाला पॉइंट आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जाके देखो, आप इसे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जाके देखो। ये पॉइंट क्या था जहाँ पे एम यू क्या बन गया था, ज़ीरो बन गया था। ये क्या वो पॉइंट था, एम यू ज़ीरो बन गया था। तो जब इस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के आप सामने जाओगे, जब इस कॉरस्पॉन्डिंग, चलो इस डायग्राम को आप मेरे डाटा से कंपैरिजन करो एक बार। ये मेरा डाटा था जी यहाँ पे, ठीक है। जब ये जीरो हो गया था एम यू, तो आपका टी यू मैक्सिमम पे था, सारी वैल्यूज़ पे टी यू अगर मैं देखूँ तो ये मैक्सिमम 30 जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये जो क्वांटिटी होगी ना, ये क्वांटिटी जो होगी इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पे एम यू क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये सैचुरेशन का क्वांटिटी। यहाँ पे टी यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी जी आपकी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, ठीक है। अब रिलेशनशिप देख लो इनके बीच में। रिलेशनशिप मैंने मेंशन नहीं करी है, फिर भी मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन देखिए, when mu is falling, when mu is falling, जब mu फॉल कर रही है, देखो यहाँ पे mu फॉल कर रही है, इस रीजन में mu फॉल कर रही है। when mu is falling but is positive, but is positive, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। tu increases, tu increases but at diminishing rate, but at diminishing रेट। टी यू इंक्रीज तो करेगा, लेकिन किस रेट से इंक्रीज करेगा, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है। डिमिनिशिंग रेट कैसे पता चलता है, देखिए ये ट्राइंगल देख लीजिए, ट्राइंगल बेटा, ये जो ट्राइंगल बनते हैं ना, ये छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं ट्राइंगल, ठीक है। इसका मतलब है जो रेट है इंक्रीज होने का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जी आपका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एम यू इज ज़ीरो, व्हेन एम यू इज ज़ीरो टी यू इज़ एट मैक्सिमम, टी यू अपने कहाँ पे होगा, मैक्सिमम पे होगा। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव, व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टी यू क्या कर देगा, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बेटा देखो, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना और डिक्लाइन होने में ज़मीन आसमान का अंतर। डिक्लाइन मतलब फॉल करने लग गया, इंक्रीज तो, और टी यू इंक्रीज करा डिक्रीजिंग रेट से, उसका अलग मतलब है, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ होती है, एम यू कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, बट टी यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, टी यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। एंड लास्ट एक पॉइंट को ध्यान रख लो, एम यू इज़ द स्लोप, स्लोप ऑफ टी यू। एम यू किसकी स्लोप है बेटा, टी यू की स्लोप होती है। कैसे लिखते हो आप एम यू को, एम यू का मतलब क्या है, चेंज इन टी यू। टी यू में कितना चेंज आया, जब क्वांटिटी में चेंज आया
तो अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू। ठीक है, इट जस्ट अ नोटेशन। ठीक है, ये क्या है, डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स ही तो है। एंड डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी क्या होता है। ठीक है, अब बात सुनिएगा, देखिए इसको हम कहते हैं बेटा गॉसेन का सेकंड लॉ, गॉसेन का सेकंड लॉ कहते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी स्टेट दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर अपने इनकम को दो गुड्स के ऊपर इस तरीके से खर्च करता है कि जो उसको यूटिलिटी मिलेगी ना दोनों गुड्स से, वो क्या होगी, इक्वल होगी। इन सच अ वे दैट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल, जो भी वो पैसा खर्च करेगा लास्ट यूनिट के ऊपर, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, उसके लिए इक्वल होगी जी उस चीज़ से। एजम्पशंस वही चल रही है, रैशनल कंज्यूमर है, दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, आपको प्राइस ऑफ गुड्स पता है, आपको मार्जिनलिटी गुड्स पता है, और कंज्यूमर जो है वो के लिए सब्स्टिट्यूट करता है गुड्स को दूसरे गुड्स के लिए। ठीक है, ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन सुन लो, देखिए देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when marginal utility of money expenditure on each good is same। ठीक है, अब बात सुनिएगा, देखो मेरी मतलब बात समझो। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ यहाँ पे आपको। देखो बेटा एक कंसेप्ट पहले समझिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है जी। ठीक है, देखो एक मिनट मेरे को टाइम दो थोड़ा सा। ठीक है, देखिए बेटा आपको एक चीज़ पता है, प्राइस ऑफ एक्स होगा कुछ ना कुछ, आपको पता है उससे कुछ ना कुछ क्या मिलती होगी, मार्जिनलिटी मिलती होगी। मान के चलते हैं बेटा कि किसी चीज़ का जो प्राइस है ना मार्केट के अंदर वो कितने रुपए का है, 4 रुपीज़ का है। कितने रुपीज़ का है, 4 रुपीज़ का है। आप जो मर्जी मान के चलो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी है यहाँ पे एक्स की 1 2 3 4 5। प्राइस मान के चलते हैं, चलो प्राइस इतना ना मान के चले, प्राइस 2 रुपीज़ मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं, 2 रुपये का प्राइस है। ठीक है, 2 रुपीज़ का प्राइस है जी मार्केट के अंदर हर एक सामान का, 2 रुपीज़ का प्राइस है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी में मान के चलता हूँ कि जो आपको मिलती है वो मिलती है 10 8 6 4 2 ऐसे मिलती है। ठीक है, इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, अब बेटा बात सुनो, जो ये प्राइस ऑफ एक्स है, जब आप मार्केट में जाते हो तो आप ये देखते हो ना कि यार अगर मैं इस पर ये प्राइस खर्च कर रहा हूँ, इस पर मैं ये प्राइस खर्च कर रहा हूँ, तो उससे कम से कम मेरे को इतना तो मैं खर्च करूँ, इतना मैं खर्च कर रहा हूँ तो कम से कम उससे मेरे को उतने बराबर की सेटिस्फेक्शन तो मिलनी चाहिए। ठीक है, देखो आपको अगर देखो मज़े ज़्यादा मिलेंगे, यूटिलिटी का मतलब होता है मज़े, अगर मज़े ज़्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप कंज्यूम करोगे। ठीक है, मज़े मिलने कम हो जाएंगे तो आप उसको कंजम्पशन को छोड़ दोगे। आप जब प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हो और मज़े आपको कम मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप कंजम्पशन को नहीं करोगे। तो आप कहीं ना कहीं आके तो रुकोगे ना, तो आप क्या कहोगे कि मैं वहाँ रुक जाऊँगा जहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैंने कहा आपके डिसीजन तो बहुत अच्छी है, तो आप ये डिसीजन कैसे लोगे। कहता है कि देखो जहाँ पर ये रुपीज़ वाली फंक्शन और यूटिलिटी वाला फंक्शन जो है ना इक्वल हो जाएगा ना, मैं सेटिस्फेक्शन में आ जाऊँगा। मैं कहता बट आप इनको कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो आप किस में मेज़र कर रहे हो, ये तो आप मनी में मेज़र कर रहे हो, और ये किस में मेज़र कर रहे हो, यूटिल से मेज़र कर रहे हो, तो ये दोनों तो कंपेरिजेबल नहीं है। तो आप एक काम करो, आप यूटिल्स को किस में कन्वर्ट कर लो, आप यूटिल्स को भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। मैं कहता कैसे होगी ये चीज़, कहता देखो एक काम करो, आप ये जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इसको आप डिवाइड कर दो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, मनी के टर्म्स में, क्योंकि हमने किसे डिवाइड कर दिया, मनी से डिवाइड कर दिया। मनी का अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब था बेटा
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी, देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है, ये सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सुनो, जब बेटा आपको एक बेस चाहिए होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ 1 रुपी, वैल्यू ऑफ 1 रुपी, वैल्यू ऑफ 1 रुपी। मान लीजिए कि आपके पास में एक बास्केट है बेटा ए, आपके पास में एक बास्केट है ए और एक बास्केट है बेटा बी, ये दूसरी बास्केट है जी क्या, बी, ठीक है। इसकी कीमत मैं मान के चलता हूँ, इसकी कीमत है, मान लीजिए इसकी कीमत मैं मान के चलता हूँ, इसकी कीमत मान लीजिए आपकी इसका प्राइस है आपका से 3 रुपीज़ का, कितने रुपीज़ का है प्राइस, 3 रुपीज़ का है, कितने का प्राइस है जी, 3 रुपीज़ का प्राइस है, ठीक है। बेटा जब आप इस पैसे को, ठीक है, अभी आप मान ले ए बास्केट कंज्यूम कर रहे थे, कुछ आपको मान लीजिए, अच्छा सॉरी इसका नहीं है, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। मान लीजिए इस बास्केट का जो प्राइस है वो कितने रुपये का है, 1 रुपये का है, इस बास्केट का प्राइस भी कितने रुपये का है, 1 रुपये का है, ठीक है। अब आपका मन हुआ कि यार मेरे को ए बास्केट से किस बास्केट की तरफ शिफ्ट करना है, बी की तरफ, मैं ए को ना कंज्यूम करे किसको कंज्यूम करूँगा, बी को करूँ। मैं कहता हूँ कि यार मेरे को ये तो बताओ कि डिसीजन आप किस बेसिस पे ले रहे हो, किस बेसिस पे डिसीजन आप ले रहे हो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बेस तो चाहिए ना, कि अगर आप ए से बी पर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपके बीच में हुआ होगा कि हाँ ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार तू ये बता कि अगर आप 1 रुपया इसके ऊपर खर्च कर रहे थे तो आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही थी। तो आपने कहा कि सर जब मैं 1 रुपया इस पर खर्च कर रहा हूँ ना, तो मेरे को जो यूटिलिटी मिल रही है, जो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है वो मिल रही है से 3 यूटिल्स की जी, कितने की मिल रही है, 3 यूटिल्स की मिल रही है, मैंने एज्यूम करके चला है जी ये, ठीक है। तो चलो इस अब क्या है कि अब जब भी आप ए बास्केट से बी बास्केट की तरफ शिफ्ट करोगे तो आप क्या चाहोगे कि यार 1 रुपया तो मैं इसके ऊपर खर्च कर रहा था और 1 रुपया ही इसके ऊपर खर्च करना है, तो कम से कम मेरे को बी बास्केट से 3 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन या एटलीस्ट 3 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन तो मिलनी ही चाहिए ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेस। अ बेस फॉर कंपैरिजन, एक बेस है जी कंपैरिजन के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि इसको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि हम किस बास्केट से कंपैरिजन कर रहे हैं, जो बास्केट हम ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे थे हम उस बास्केट से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड कर दोगे तो 10 से डिवाइड किया 3 को, तो 10 बाय में 3 कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 3.33 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 टू ज़ा 6 एंड देन रिमाइंडर 2.6 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आ जाएगा, 4 को डिवाइड करोगे 3 से तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, 1.33 समथिंग आएगा। 2 को डिवाइड करोगे 3 से तो 0.66 समथिंग आएगा, ऐसी चीज़ आएगी वैल्यू। तो अब आपका इक्विलिब्रियम तब होगा, तब मैंने क्या कहा कि दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आपका इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपका जो प्राइस है वो आपके इस वैल्यू के बराबर होगा। ये भी तो मनी की टर्म्स में है और ये भी किसके टर्म्स में है, मनी की टर्म्स में। दोनों किसकी टर्म्स में आ गए, अब मनी की टर्म्स में आ गए। जब दोनों मनी की टर्म्स में आ गए हैं अब तो इन्हों कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है जी, इक्वल है ये वाली और ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब है हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, कितनी क्वांटिटी थी कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने, 3 क्वांटिटी थी। तो हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, हम 3 क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, ताकि हम क्या आ सके, हम सेटिस्फेक्शन लेवल में आ सके जी। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, तो यही चीज़ तो यहाँ पर लिखी हमने, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी। हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ इसको ऐसे तो कर दिया। हमने क्या लिखा था कि पी एक्स जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, एम यू एक्स अपॉन में एम यू एम के। अगर मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बात तो वही है, बात तो वही है। प्राइस से डिवाइड कर लीजिए चाहे मनी के टर्म्स में डिवाइड कर लीजिए, मनी के टर्म्स में तो कन्वर्ट हो ही गया ना वो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब 2 गुड्स की बात आ रही है तो 2 गुड्स में क्या होता है कि दोनों गुड्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।
दोनों गुड्स में सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कहाँ आएंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब बात सुनिए। अगर देखो ये सिचुएशन हो गई, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अब आपको ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई है, ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, आप क्या कहोगे कि देखो मेरे को x से क्या मिलते हैं, मज़े ज़्यादा मिलते हैं, मेरे को y से मज़े क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं, तो मैं x की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करूँगा और y की कंजम्पशन को क्या करूँगा, डिक्रीज़ करूँगा। जैसे आप x की कंजम्पशन को बढ़ाते रहोगे तो MUX फॉल करेगा ना आपका, MUX क्या करेगा, फॉल करेगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। और जब आपके पास में वाई कंजम्पशन को डिक्रीज़ करोगे तो MUY बढ़ेगा, तो ये वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। तो छोटी वाली वैल्यू बढ़ रही है, बड़ी वाली वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं करते करते तो कभी ना कभी तो ये इक्वल आएगा ना आपका, कभी ना कभी तो इक्वल आएगा ना, तो आ जाएगा। कब आएगा, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे गुड एक्स को किसके लिए, गुड वाई के लिए। इस केस में क्या होगा, आप वाई को बढ़ाओगे और एक्स को डिक्रीज़ कर दोगे, वाई को इंक्रीज़ करोगे, एक्स को डिक्रीज़ कर दोगे। तब तक करते रहोगे जब तक आप दोनों सेटिस्फेक्शन से क्या ना हो जाए, आपको क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब पेपर में देखिए क्वेश्चन को कैसे कह सकते हैं, पेपर में आपके क्वेश्चन से डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गॉसन का सेकंड लॉ क्या होता है, गॉसन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या कब होता है, TU MU के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक इलुस्ट्रेशन है, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख भी सकते हो इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर भी आप एक बार बात सुनिए। ठीक है, देखिए, अब एक बात सुनना ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए एक कंज्यूमर के पास में दो गुड्स हैं, एक है x और एक है आपके पास में y। ठीक है, दोनों का प्राइस जो है, एक का प्राइस है 2 रुपये का, एक का प्राइस है 3 रुपये का, और आपके पास में टोटल इनकम कितनी है, 24 है। कितनी है, 24 है, 24 है, सॉरी 24 है। ठीक है, तो अगर मैं देखो बात सोचो अब इस चीज़ की, मैंने आपको एक बात और कही थी, मैंने आपको एक बात और कही थी कि जो आप लास्ट रुपी स्पेंड करो, जो आप लास्ट रुपी स्पेंड करो दोनों गुड्स के ऊपर, उनसे आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखो एक बात कंपैरिजन करो, देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कहीं 24 है क्या, नहीं है। 21 है, यहाँ कहीं 21 है क्या, नहीं है। 18 है, यहाँ कहीं 18 है क्या, हाँ है। एक तो 18 यहाँ पे है और एक 18 यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। फिर देखिए 15 यहाँ पे है क्या, नहीं है। 9 यहाँ पे है क्या, नहीं है। ठीक है, नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इतनी चीज़ ही हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को और ध्यान से समझिए। देखो आप, मैं इसको और ध्यान समझाता हूँ आपको। शायद मेरा डाटा गलत है इसके अंदर, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ढंग से इसको बता भी नहीं पाऊँगा। ठीक है, अब एक बार इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो, एक मिनट रुको, देखो अगर मैं 6 यूनिट्स इसकी कंज्यूम कर लेता हूँ, किसकी, एक्स की, अगर मैं 6 यूनिट्स यहाँ पे ले ले, यहाँ से देखो, अब इसको यहाँ समझो इस चीज़ में, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैंने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ MUX में था, हम MUX को कंपेरिजन नहीं करते, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत वहाँ पे कह दी। हम किसको कंपेरिजन करते हैं, इन दोनों कंपेरिजन करते हैं। ये इक्वल होना चाहिए आपका। ये तब तक चल जाएगा बेटा जब तक प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई जो होंगे वो इक्वल होंगे, या वो इक्वल टू जो भी होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, तभी ये काम चलेगा आपका। ठीक है, वरना काम नहीं चलेगा। देखिए, तो जब आपने, हमने क्या किया, इसको हमने px कितना था हमारे पास में 2 था, और py कितना था हमारे पास में 3 था, तो डिवाइड कर दिया, इन सबको ये आ गया। मैंने आपको एक बात कही थी कि जो लास्ट रुपी हम स्पेंड करें उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। या दोनों गुड्स जो हो, या दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखो इक्वल कहाँ कहाँ पे हो रही है, 10 यहाँ पे है क्या, नहीं है। 9 यहाँ पे है क्या, नहीं है। 8, एक तो ऑप्शन ये हो सकता है, एक तो 8 यहाँ पे मिल रहा है, एक 8 यहाँ पे मिल रहा है, एक तो ऑप्शन ये है। ठीक है, 7 यहाँ मिल रहा है और 7 यहाँ मिल रहा है, एक ऑप्शन ये भी है। 6 यहाँ मिल रहा है
और 6 यहाँ मिल रहा है, एक ऑप्शन ये भी है, और 5 यहाँ मिल रहा है और 5 यहाँ मिल रहा है, तो एक ऑप्शन ये भी है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे इक्वल हो रहा है। एक तो आपका 8 लेवल पे था, एक तो 8 लेवल के ऊपर था, एक 7 लेवल के ऊपर था, एक 6 लेवल के ऊपर था, एक 5 लेवल के ऊपर था। 8 लेवल पे आप क्या कर रहे थे, 8 लेवल पे जब यूटिलिटी दोनों की इक्वल थी तो आप क्या कर रहे थे, 3x कंज्यूम कर रहे थे, 3x कंज्यूम कर रहे थे, 3x कंज्यूम कर रहे थे और 1y कंज्यूम कर रहे थे। 3x प्लस में 1y कॉम्बिनेशन चल रहा था, यही कॉम्बिनेशन था। 7 पे बात करूँ, 7 पे क्या हो गया था, 7 पे आपकी 4x हो गया था, प्लस में 2y हो गया था, यही चीज़ हो रही थी। 6 पे अगर मैं देखूँ तो 6 पे आपके पास में 5 यूनिट्स ऑफ x है, प्लस में आपके पास में 3 यूनिट्स ऑफ y है, 3 यूनिट्स ऑफ y है जी आपके पास में, ठीक है। एंड 5 लेवल पे देखूँ, 5 लेवल पे देखूँ तो आपके पास में 6x है, प्लस में आपके पास में 4y है, यही चीज़ है। चलिए अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, इस पे अगर मैं पैसे खर्च करूँ तो अगर मैंने प्राइस बताया एक्स का कितने रुपए का है, 2 रुपये का है, वाई का प्राइस कितने रुपए का है, 3 रुपये का है, तो 3 टू जा कितने रुपए खर्च होंगे, 6, और 1 पे कितने रुपए खर्च होंगे, 3, तो कितने रुपए खर्च हुए, 9। आपके पास में तो इनकम कितनी थी, 24, तो ये तो आपकी 24 से कम है, तो यहाँ पे तो नहीं रुकोगे आप। आगे देखिए, 4 टू जा कितना होता है 8, 2 थ्री जा कितना होता है 6, ये कितना रुपये खर्च हो गए 14, 24, नहीं रुकेंगे जी, हमारे पास में तो हमारी इनकम ज़्यादा है। 5 टू जा कितना होता है 10, 3 थ्री जा कितना होता है 9, 19 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, ये भी कम है, यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, 24 रुपये खर्च ही नहीं हो पाए। फिर यहाँ पे देखें तो 6 दूनी होते हैं 12, प्लस में 4 थ्री होते हैं 12, कितने रुपए खर्च हो गए 24, जो कि मेरी मनी इनकम के इक्वल है। हाँ अब मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, तो मैं कितना कंज्यूम करूँगा, मैं 6 यूनिट्स कंज्यूम करूँगा किसकी, एक्स की, एंड 4 करूँगा किसकी, वाई की, ताकि मैं सेटिस्फेक्शन पे क्या कर सकूँ, इक्वल भी कर सकूँ, और मैं अपनी इनकम क्या है, एक खर्च भी हो गई पूरी। अब इनकी कुछ आपकी ड्रॉबैक्स थे, तो ड्रॉबैक्स क्या थे कि आप यूटिलिटी को जो मेज़र कर पा रहे थे वो एक अनरियलिस्टिक अप्रोच थी जी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी थी कि आपने ये माना कि इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे की, वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ नहीं होती है। एक्स की कंजम्पशन जो है कहीं ना कहीं वाई की कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी जी, ठीक है। एक्स की कंजम्पशन कहीं ना कहीं वाई की कंजम्पशन को क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी करेगी मतलब क्या है, एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी कहीं ना कहीं वाई से मिलने वाली यूटिलिटी को क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। फिर हमने जो माना कि एजम्पशन होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की कि वो कांस्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। रियल लाइफ में नथिंग इज़ कांस्टेंट, ठीक है। मार्शल डिमांड कर्व कैन नॉट बी डिराइव स्पेशली इन वन कमोडिटी केस, देखो डिमांड कर्व आप डिराइव नहीं कर सकते हो इजीली, ठीक है। दिस एनालाइज डोंट एक्सप्लेन द प्राइस इफेक्ट, जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ने प्राइस इफेक्ट और सब्सिट्यूशन इफेक्ट बताया उसको ये चीज़ इफेक्ट नहीं कर पाएगी, गिफन पैराडॉक्स को ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, ठीक है। अब डिराइव कैसे होता है डिमांड का वो देख लीजिए, डिमांड का डिराइव कैसे होता है वो सुन लो। देखो बेटा एक बात सुनो, ठीक है, आपने एक चीज़ कही कि मैं एक सिंपल सा इसके अलावा भी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो आपने कहा कि आपका एम यू फॉल कर रहा है, ऐसे आपका एम यू फॉल करता था, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, अगर एम यू फॉल कर रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप यूटिलिटी ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, अपना क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, तो इस एम यू एक्स जो चीज़ आपने यहाँ पे ली है क्वांटिटी ऑफ एक्स है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी होगी, ठीक है। इससे कॉरस्पॉन्डिंग ऐसी ऐसी क्वांटिटी होगी या नहीं होगी, ऐसी ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। तो जब आपकी यूटिलिटी ही कम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है प्राइसेस भी क्या पे करोगे, कम पे करोगे, ठीक है। तो अब एक बात सुनो, देखो जैसे जैसे अभी क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, देखो जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है आप प्राइसेस भी क्या पे करोगे, कम पे करोगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ तो समझो इस चीज़ को, एक चीज़ तो समझो इस चीज़ को
कि अगर मेरे को एक Q1 लेना है, Q2 लेना है, Q3 लेना है, मान लीजिए Q1 यहाँ पे आया, मान लीजिए Q1 यहाँ पे आया, मान लीजिए Q2 यहाँ पे आया, और मान लीजिए Q3 यहाँ पे आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इस क्वांटिटी के लिए आप कुछ ये वाला प्राइस देने के लिए रेडी रहोगे, इस क्वांटिटी के लिए आप Px1 देने के रेडी रहोगे, इस क्वांटिटी के लिए आप Px2 देने के रेडी रहोगे, और इस क्वांटिटी के लिए आप Px3 देने के रेडी रहोगे। यही तो रेडी रहोगे ना, क्योंकि प्राइस तो फॉल करना है। तो जब इन सारे लोकस को आप ज्वाइन कर दोगे तो जब कर्व मिलेगा वो क्या होगा, वो आपका डिमांड कर्व होगा जी, ठीक है। वो आपका क्या होगा, डिमांड कर्व होगा, ठीक है। तो ये है डेरिवेशन किस चीज़ की, डिमांड कर्व की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। मैंने आपको 1 कमोडिटी केस भी एक्सप्लेन कर दिया, 2 कमोडिटी केस भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये 1 कमोडिटी का केस था जहाँ पे दोनों इक्वल होने चाहिए, 2 कमोडिटी के अंदर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। सो थैंक यू। एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ किसी भी वे में, ठीक है, आप पूछ लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। वैसे कोई डाउट आने वाला बात है नहीं इसके अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। ठीक है। एंड किसी भी टाइम कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ईजीली या कैसे भी करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑफ है, मेरे से वो ऑन भी नहीं हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।